नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात रांची की, जहां बिजली विभाग की लापरवाही से अगलगी की एक बड़ी घटना हुई है। रांची के पुंदाग ओपी इलाके में अगलगी में एलईडी लाइट का गोदाम जलकर पूरी तरह राख हो चुका है। इस अगलगी में करीब 77 लाख के सामान जलकर पूरी तरह खाक हो चुके हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार इलाके में बिजली के खंभे नहीं हैं और बिजली के तार ऐसे ही मोहल्ले में झूलते रहते हैं। बताया जा रहा है कि मोहल्ले में एक ट्रक आ रहा था और इसी दौरान वो ट्रक बिजली के तारों से उलझ गया, जिसके बाद से ये घटना हुई। एलईडी गोदाम का जायजा लिया रांची से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश ने। राजधानी रांची में एक बड़ी घटना कहा जाए तो शॉर्ट सर्किट की वजह से घटी है और एक पूरा का पूरा गोडाउन जो है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। जो अनुमान लगाया जा रहा है करीब 76 लाख के जो सामान है वो जलकर राख हो गए हैं। ये एक एलईडी जो बल्ब होते हैं उसका गोडाउन था और उसी में ये आग लगी है। आग की वजह जो बताई जा रही है वो कहीं ना कहीं जो विद्युत विभाग है उसकी लापरवाही का नतीजा रहा, जिस वजह से ये आग की जो घटना है वो हुई है। हमारे साथ इस वक्त जो गोडाउन के संचालक हैं वो भी मौजूद हैं। हम उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से ये पूरी वारदात हुई और कितने का नुकसान हुआ। 11:30 बजे के आसपास की घटना है ये एरिया आपका लाइट चला गया था। कल रात्रि लाइट चले जाने के बाद में ये घटना देखा गया और इसका अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट है। पूरे एरिया की लाइट चली गई और उसी समय ये आग देखा गया। देखने के बाद में हमें लोग इन्फॉर्म किए। मैं सेल सिटी में ही रहता हूँ, पास में ही रहता हूँ और विजिबल है हमारा गोडाउन है ये। मैं 2 मिनट के अंदर ही यहाँ पहुँचा, 2 से 3 मिनट में। 76 लाख रुपया 77 लाख रुपए के आसपास का ये स्टॉक हमारे पास वर्तमान था, क्योंकि क्लोजिंग में कुछ माल अपने डिस्पैच हो जाते हैं तो हमारे पास स्टॉक थोड़ी कम होती है। अदरवाइज आइंदा अगर ये सीन रहता तो कम से कम 90 लाख रुपए से कम नहीं होता हमारा माल। तौर पर ये जो पूरी वारदात हुई वो बताया जा रहा है कि एक ट्रक जो कि यहाँ से क्रॉस कर रहा था वो पोल जो आसपास के तार है उससे जब उसका वो टकराता है और उसके बाद 3-4 तार जो है वो आपस में टकराने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और उसी वजह से आग लगने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। दिखाना चाहेंगे आपको इन तस्वीरों के माध्यम से जो भयावह तस्वीर है। देख सकते हैं कि जो एलईडी लाइट्स हैं जो काफ़ी कॉस्टली आते हैं वो सभी जलकर यहाँ पर गल चुके हैं। कई तरह के सामान जो है पूरी तरह से खाक हो चुके हैं और जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है उससे आसपास के लोगों में भी कहा जाए तो आक्रोश है। जितने भी घटना हुआ है टोटल बिजली विभाग के घोर लापरवाही से हुआ है। इतना पॉश कॉलोनी होने के बावजूद भी यहाँ न बिजली है न तार का व्यवस्था किया गया। हम लोगों ने कई बार जेई एसडीओ से कांटेक्ट किया, पिटीशन भी लिख करके दिया, लेकिन उनके कानों पर कोई जू तक नहीं रहेगा। पोल हम लोगों को लगाया जाए, लेकिन बिजली विभाग के लोग कहते हैं कि अच्छा होगा होगा होगा। आप लोग अपना मोहल्ला में सब जगह से पैसा वसूल करके हम लोगों को दीजिए। 5 पोल का 1 लाख रुपया लगेगा, उसके बाद तब जाकर के यहाँ पर पोल लगेगा। मतलब पैसा देना? हाँ, पैसा देना होगा। इस तरह का विभाग से हम लोगों को सूचना मिला। तो जिस तरह से घटना घटी है कहीं ना कहीं बिजली विभाग की उदासीनता पर सवाल जरूर उठ रहे हैं और उसको लेकर ध्यान देने की जरूरत है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। वहीं देखिए, धनबाद कोर्ट में कार्यरत सहायक लोक अभियोजक का शव संदिग्ध स्थिति में उनके घर पर मिला। मनोरम नगर स्थित ममता कृष्णा अपार्टमेंट में एपीपी अनिर्मा बबीता मिंज अकेले ही रहती थी और झारखंड अभियोजन सेवा 2010 बैच की एपीपी थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची धनबाद सदर पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि अभी कुछ ही महीने पहले धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या कर दी गई थी, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है और अब सहायक लोक अभियोजक की संदिग्ध मौत कई सवाल खड़े कर रही है। ऑफिस नहीं आई कार्यालय में तो खोजबीन किया गया मेरे द्वारा। तो एक महिला अब उनके साथ काम करती है, सोनी कुमारी, सहायक लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि बार बार फ़ोन करते हैं तो वह
सुश्री अनुया बबीता मीन्स फ़ोन नहीं उठा रही है। तब हम लोगों को कुछ शक हुआ, तो उसके बाद 2 सिपाही को उनके यहाँ भेजे। तब तक उनके कृष्णा अपार्टमेंट का लोग थाना में सूचना दे दिया था। तो वहाँ पर पता चला कि फिर थाना आकर के जलान हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया। और देखिए, धनबाद कोर्ट में कार्यरत सहायक लोक अभियोजक का शव संदिग्ध स्थिति में उनके घर पर मिला है। आपको बता दें कि अभी कुछ ही महीने पहले धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या कर दी गई थी, जिसकी जांच सीबीआई की ओर से की जा रही है। और अब सहायक लोक अभियोजक की संदिग्ध मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं। और देखिए, मनोरम नगर स्थित ममता कृष्णा अपार्टमेंट में एपीपी अनिर्मा बबीता मिंज अकेले ही रहती थी और वहां पर उनका शव मिला और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और धनबाद से सहयोगी संजय गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, शुरुआती जांच में क्या कुछ निकलकर इस वक्त सामने आ रहा है? फिलहाल तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार पुलिस कर रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि आखिर ये मौत कैसे हुई। लेकिन सवाल यही है कि जब कुछ महीने पहले जज की मौत हुई, उसके बाद एक सहायक अभियोजक की मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं धनबाद जिला प्रशासन के लिए अच्छी चीज नहीं है। और उनको भी अब जो है सो विधि व्यवस्था को लेकर अलर्ट होना होगा, क्योंकि लगातार धनबाद जिले में ऐसी घटनाएं हो रही है जो पुलिस के लिए बार बार चुनौती बन रही है और पुलिस इसमें कहीं ना कहीं विफल साबित हो रही है। चलिए, बिल्कुल संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। दुमका के दुधानी रसिकपुर रोड में आश्रम स्कूल के पास 2 मोबाइल चोर की लोगों ने जमकर पिटाई की। लोगों ने मोबाइल चोर को रंगे हाथ पकड़ा था। पिटाई के बाद दोनों चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों चोर एक घर में मोबाइल चोरी कर रहे थे। इसी दौरान नजर पड़ने पर गृह स्वामी ने हल्ला किया, जिसके बाद मौके पर जुटे लोगों ने दोनों को पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों चोर को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और अपने साथ थाने ले गई, जहां दोनों से पूछताछ जारी है। सुबह से लोकेशन इसी के पास था, घर में जब से चोरी हुआ था। वहीं धनबाद के भौरा में विस्थापित रैयत अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर उतरे। सैकड़ों ग्रामीणों ने देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी का काम बाधित कर दिया। रैयतों ने मुआवजा, नियोजन समेत अन्य मांगों को लेकर काम ठप कर दिया। ग्रामीणों को आउटसोर्सिंग कंपनी के उत्खनन से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी के कर्मी काम को चालू करवाने के पक्ष में हैं, जबकि ग्रामीण गुस्से में हैं। ग्रामीणों ने अपनी मांग से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। हम लोग का मामला है, सबसे हम लोग का पहला मुद्दा है जायजर का जो रोड है ये वाला, उसका बाद जमीन का बदले मुआवजा, नौकरी, 4 नंबर का विस्थापन और मुआवजा। बीसीसीएल प्रबंधन रैयतों की जमीन पर जबरन खनन कार्य कर रही है। उसके बदले हम लोग चाहते हैं कि नियोजन एवं मुआवजा मिले। ग्रामीणों का रोड जो बीसीसीएल प्रबंधन आज से नहीं करीब 2-2.5 साल से ठग रही है, उसका हम लोग पिछले बार ही एसडीओ सर के यहाँ वार्ता हुई थी। हम लोग क्लियर चाहते हैं आप लोग उस पर क्या कार्रवाई किए। हमको मैनेजमेंट से हिसाब चाहिए अब की बार वो नहीं कि आप ठग लीजिएगा। और देखिए, गिरिडीह के दमकी जंगल में पागल हाथियों का झुंड पहुंचा है। इसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बताया जाता है कि पागल हाथियों का झुंड सरण से चतरों के जंगल होते हुए दमकी जंगल में पहुंचा है। जब से हाथियों ने दमकी जंगल में प्रवेश किया है, तब से लगातार हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद वन विभाग ने 5 वनपाल को हाथियों की निगरानी करने के लिए नियुक्त कर दिया है, ताकि कोई इस पागल हाथियों के झुंड की चपेट में न आ पाए। पूरे गिरिडीह जिले में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले जमुआ प्रखंड के दमगी के जंगल में, जहां पे 13 हाथियों का झुंड यहां पे आए हुए हैं, जिसे लेकर के यहाँ के आसपास के ग्रामीणों में दहशत है। आपको विजुअल के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से हाथियों का झुंड यहाँ पे लगातार पिछले 24 घंटा से टिका हुआ है और आसपास के लोगों में इसे लेकर के दहशत है। यहाँ पे 13 हाथियों का झुंड है। झुंड को आप कब से निगरानी कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं? 5 बजे सवेरे से। सुबह से? हाँ जी। क्यों? देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। इधर गांव का लोग का डर है, सब लगा हुआ है। अच्छा, तो ये हाथी कब आया? 5 बजे उधर से आया थे, सिरसिया तरफ से, और दमगी अपना हमारा घर तरफ से। आते देखिए कल शाम को आए यहाँ। कल शाम को? जी। है ना?
तो कितने संख्या में हाथी यहाँ पे? यहाँ 9 ठो है। 9 भी संख्या में। जी। ये किधर से आए हैं? आए इधर सरन से आए हैं। चतरो होते हुए? चौतरे हुए होते हुए आए इधर से। अच्छा, तो ये जंगल जो है कितने एरिया में फैला हुआ है? ये है एरिया में 50 हेक्टेयर में। तो मेरे पीछे देख सकते हैं कि हाथियों का झुंड लगातार मंडरा रहा है और ये हाथियों के झुंड की वजह से ग्रामीणों में दहशत है और ये लगातार वन विभाग से शिकायत किए हैं कि इसे जल्द से जल्द खदेड़ा जाए। अगर नहीं खदेड़ा जाएगा तो यहाँ पे जो हाथियों का झुंड है ये पागल हाथियों का झुंड है और कभी भी बड़ा घटना हो सकता है। इसीलिए इस घटना को अवॉइड करने के लिए लोग दरख्वास्त कर रहे हैं और वन विभाग ने भी आश्वासन दिया है कि शाम तक इस हाथियों की झुंड को खदेड़ा जाएगा। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और अब बात T20 विश्व कप की। T20 वर्ल्ड कप मैच में भारत का न्यूजीलैंड के साथ आज अहम मुकाबला है। भारत के लिए यह करो या मरो वाला मैच होगा। धोनी के शहर रांची में भी इस मैच का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। हरमुख क्रिकेट ग्राउंड में खेलने वाले क्रिकेटर्स को पूरी उम्मीद है कि भारत आज का मैच जीतकर सेमीफाइनल की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाएगा। रांची के हरमुख क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट फैंस से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ होने जा रहा है। बेहद अहम मुकाबला है। जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल में उसी का सफर जारी रहेगा। हम इस समय मौजूद है रांची के हरमुख ग्राउंड में। कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। मैच को लेकर कितना उत्साह है, अपनी अपनी खिलाड़ियों पर लोग जो है एक दाव लगा रहे हैं कि आज ये खिलाड़ी अच्छा खेलेगा। आज कौन सा खिलाड़ी भारत को मैच जिताएगा? आज रोहित शर्मा से एक बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। साथ ही पिछले मैच में हमने कप्तान विराट कोहली का फॉर्म देखा है, तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन आज एक बड़ी पारी की ओर रहेगा। केएल राहुल से भी उम्मीद रहेगी कि आज अगर वो ओपन आते हैं तो वो, क्योंकि नेट में उन्हें देखा गया है वो बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही धोनी जो मैच में खेल भी नहीं रहे हैं वो एक बहुत बड़े फैक्टर रहेंगे जीत के। धोनी मैच में नहीं खेल रहे हैं, एक्स फैक्टर होंगे। क्या भाई ईशान किशन का जिक्र नहीं करेंगे? ईशान किशन भी ठीक प्लेयर है, लेकिन इसको मौका मिलना चाहिए। हाँ, मौका मिलना चाहिए। और इसको अगर मौका देंगे तो वो आगे तक खेलेंगे, लंबा खेलेंगे, जिता। अच्छा, हार्दिक पांड्या का बात करें। हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर है, गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। आज के मैच में अगर एक ऑलराउंडर गेंदबाजी करेगा तो कितना, आप क्या मानते हैं खेल को लेकर? अगर वो गेंदबाजी करते हैं तो सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल प्लेयर आज के वही रहेंगे, हार्दिक पांड्या एक्स फैक्टर एज ऑफ ऋषभ पंत अगर अच्छा करते हैं तो वो भी एक एक्स फैक्टर है, बहुत बढ़िया आगे टीम जाएगा। ये दोनों प्लेयर अगर चल गया तो समझिए मैच अपना ही झोली में। हार्दिक पांड्या बॉलिंग बैटिंग तो छोड़िए, बॉलिंग कर देंगे तो हो जाएगा हमारा काम, नहीं तो फिर विराट कोहली अपना है बॉलिंग करके जीतेगा। रांची से ही पक्की हो गई है रणनीति क्या होनी चाहिए। एक छोटा बच्चा भी यहाँ पर है, तो मैच देखते हो, तो आज के मैच में कौन जीतेगा भारत? विराट कोहली। हाँ, और विराट कोहली पर ही भरोसा। एक हम और लोगों से बात करेंगे। आज मैच होने वाला है, धोनी का ब्रेन तो चलेगा ही, बतौर मेंटर जो इशारा भी कर दें तो गेम में कुछ परिवर्तन हो जाए। आज के मैच में क्या लग रहा है? आज इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा? बिल्कुल। आज का मैच जो है, जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल में उसी टीम के पहुंचने के चांसेज होंगे। सफ़र उन्हीं का आगे जारी रहेगा। और ज़रा याद कीजिए, इस तरह के विकेट को, ईंटे की विकेट है लेकिन आज भी इसे ईंटे की सजा कर कुछ इसी तरह क्रिकेट खेली जा रही है। लेकिन ये मान लीजिए ये आज का जो मैच होगा, भारतीय टीम का हौसला, भारतीय टीम की रणनीति और जीत को लेकर इसी ईंटे की तरह मजबूत होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। देवघर में टावर चौक रोड, गणेश मार्केट, एसबी राय रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे पटाखों की दुकानों में छापेमारी की गई। देवघर एसडीओ के नेतृत्व में हुई छापेमारी में आधे दर्जन पटाखा होलसेल दुकानों को सील किया गया। बिना लाइसेंस और नियमों को अवहेलना कर पटाखे बेचे जाने की लगातार मिल रही सूचनाओं पर ये कार्रवाई की गई है। छापेमारी में आधे दर्जन पटाखा होलसेलर दुकानों को नियमों के विरुद्ध पाया गया। इनमें से कुछ के लाइसेंस रद्द हो चुके हैं, तो कई पटाखा दुकान ऐसे हैं जिन्होंने अपने लाइसेंस को रिन्यू नहीं कराया है। सारे रूल्स रेगुलेशन से जिनका अनुपालन करना होता है, उसी के तहत यहाँ छापामारी की गई और ये देखा गया है कि रूल्स का अनुपालन हो रहा है कि नहीं। तो कुछ जो मेजर वायलेशन मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो ये है कि काफ़ी लोग के लाइसेंस ही नहीं मिले और है भी तो वो रिन्यूअल उनका नहीं हुआ है। दूसरा, जो ये विक्रेता है, इनकी बेचने की जो सीमा है वो 50 किलो तक की होती है। 50 किलो तक के ये जो है ये एक्सप्लोसिव रख सकते हैं, पटाखे रख सकते हैं, लेकिन जांच में पाया गया कि बहुत ज़्यादा संख्या में इन्होंने स्टॉक कर रखा है।
धनबाद के बाघमारा में कोयला के अवैध कारोबार के खिलाफ सत्तारूढ़ जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। बरोरा के कालीपुर में धरने पर बैठे जेएमएम के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हार्ड कोक भट्टा में अवैध कोयले का कारोबार चल रहा है और पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। भट्टा से कोई परेशानी नहीं है, भट्टा में अवैध ढंग से जो कोयला चल रहा है उससे परेशानी। कौन लोग चला रहे, कुछ पता है आप लोग को? वो तो जांच का विषय है, अभी लोग चला रहा है, अभी तक कुछ पता चला? अभी तक कोई पता नहीं है। वहीं रायपुर में चल रहे 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का समापन हो गया है। इस नृत्य महोत्सव में झारखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विवाह संस्कार की श्रेणी और अन्य पारंपरिक त्योहार श्रेणी में अव्वल स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में विवाह संस्कार की श्रेणी में झारखंड को प्रथम स्थान मिला। इसमें झारखंड के आदिवासी डांसर्स को 5 लाख का चेक, शील्ड और प्रमाण पत्र दिए गए। वहीं अन्य पारंपरिक त्योहार श्रेणी में झारखंड के प्रसिद्ध छऊ नृत्य को प्रथम स्थान मिला। इसमें छऊ नृत्यकों को 5 लाख का चेक, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र दिया गया। आदिवासी महोत्सव के जरिए गीत, संगीत, नृत्य और संस्कृति को एक मंच पर पेश किया गया। वहीं देखिए, झारखंड अर्लियर चाइल्डहुड एजुकेशन पैकेज नन्हे कदम का महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य झारखंड प्रदेश की कुपोषित मुक्त राज्य बनाना है। यूनिसेफ और समाज कल्याण विभाग की टीम संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को चलाएगी, जिसके तहत ये बताया जाएगा कि 6 साल तक के बच्चों को पोषाहार किस तरह और कैसे देना है। सूखा आहार के तरह के माध्यम से अभी हम लोग दे रहे हैं और बहुत हद तक हमारा जो कुपोषण कम है और पहले का अनुरूप अभी बहुत कम है। सबके सामने उन्मोचन किया। यूनिसेफ का जो समन्वय है सर, हमारे काम है टेक्निकल सपोर्ट देना, टाइम टू टाइम जो भी टेक्निकल चीज़ों का जरूरत पड़ता है, नेशनल रिसोर्स पर्सन को बुलाना, चीज़ें ठीक है कि नहीं उसको देखना, वो हमारा रोल है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर बोकारो में रन फॉर पीस का आयोजन किया गया। इसमें जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। हवाई अड्डा के पास से सरदार पटेल की प्रतिमा तक 1 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें शामिल अधिकारियों ने सरदार पटेल की प्रतिमा के पास पहुंचकर माल्यार्पण किया, साथ ही राष्ट्र को एक सूत्र में बांधकर रखने की शपथ ली। वहीं आम लोगों के बीच एकता और अखंडता का भी संदेश दिया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश और विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। तो आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी।